Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will cover the top 20 most important and repeatedly asked physics MCQs. Some of them will be solved using short tricks and clear concept. So make sure you watch till the end. MCQs number 1 stated that the force which can do no work on the body on which it acts. वो कौन सा फोर्स है जो एक जिस्म के ऊपर लगती है लेकिन उसके बावजूद वर्क ज़ीरो है, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। MCQ नंबर 2 which stated that the work done by the gravitational force is negative if the displacement of the object and the gravitational force are। क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्क डन हमारे पास कब नेगेटिव होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन किया होगा। तो ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच मतलब ये दोनों इन द सेम डायरेक्शन होंगे या इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो याद रखें ये इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचती है तो डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि एंगल 180 बनाता है। तो जब हम इसको वर्क डन के फार्मूला में फुट करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव वर्क डन होगा। MCQ number 3 which is given that a field in which the work done in moving a body along a closed path is zero। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिनमें क्लोज पाथ में जो टोटल वर्क डन होती है उसका वैल्यू ज़ीरो होती है। MCQ number 4 which is given that which of the following is not a conservative field। इनमें कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, या इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, या फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड। MCQ number 5 which is given that at which angle between force and displacement work done by force is half then its maximum। क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल होना चाहिए जिनमें हमारे पास जो वर्क की वैल्यू है वो हाफ आए। तो हमको ऑलरेडी पता है कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा। वर्क डन तब मैक्सिमम होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें वर्क डन चाहिए लेकिन वो वर्क हाफ होना चाहिए, यानी मैक्सिमम वर्क की हाफ होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री। गिवन कंडीशन दैट वर्क डन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। क्वेश्चन में कहा गया है ऑलरेडी कि वर्क डन हमें चाहिए लेकिन मैक्सिमम वर्क के हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वर्क डन विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क मैक्सिमम। सो यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। वर्क हमारे पास बराबर है एफ डी या एफ एस कास थीटा विच इज़ इक्वल टू हाफ एफ एस। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कैंसिल हुआ और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल 60 हो तब हमारे पास जो वर्क आएगा वो हाफ होगा, मैक्सिमम के हाफ होगा। MCQ number 6 which is given that kilowatt hour is the unit of। किलोवाट आवर किस चीज़ की यूनिट है? पावर की, एनर्जी की, करंट की, मास की। तो ये एनर्जी की यूनिट है। MCQ number 7 which stated that
A brick of mass 2 kg is dropped from a rest position 5 meter above the ground. What is its velocity at a height of 3 meter above the ground? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ब्रिक है जिसकी मास 2 kg है और उसको 5 मीटर हाइट से नीचे गिरा दिया गया। तो ये बताइए कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये बताइए कि इस ब्रिक की वेलोसिटी क्या होगी जब ये ब्रिक ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो। तो ये बताइए कि उस दौरान इस ब्रिक की क्या वेलोसिटी होगी। 6.3 मीटर पर सेकंड। सो याद रखें कि ये क्वेश्चन अगर हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, तब ही हम 6.3 मीटर पर सेकंड का जो आंसर है वो फाइंड करेंगे। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा कि वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन फॉल डिस्टेंस नॉट मास। यानी वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ फॉल डिस्टेंस पे इन्हिसार करती है। तो इसके लिए फार्मूला है अंडर द रूट 2g ब्रैकेट h1 माइनस h2। हाइट 1 हमारे पास 5 मीटर है माइनस 3 मीटर और g की वैल्यू लगाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट दिस आंसर। MCQs number 8 which is given that a body of mass 2 kg is thrown up vertically with a kinetic energy of 490 joule. If g is equal to 9.8 meter per second square, the height at which the kinetic energy become half its original value. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 kg मास को वर्टिकली थ्रो किया गया जो कि इब्तिदाई तौर पर उसके साथ काइनेटिक एनर्जी 490 जूल थी। अब क्वेश्चन में ये हमसे मांग रहा है कि कौन से हाइट पे उसका काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ होगा ओरिजिनल वैल्यू की। तो याद रखिए ओरिजिनल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की 490 जूल थी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे जाके उसका काइनेटिक एनर्जी इस वैल्यू की हाफ होगी। द करेक्ट ऑप्शन इज 12.5 मीटर के हाइट पे हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी। सो वी नो दैट व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ द गेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमको ऑलरेडी पता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू हमें यह पता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में हमसे ये मांग रहा है कि कितनी हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ होगी। तो वहाँ पे जिस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है mgh और चूँकि हम हाइट मालूम कर रहे हैं तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। So we will got this height. MCQs number 9 which is given that a body is dropped from a height of 20 meter and rebounds to a height of 10 meter. The loss of kinetic energy. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जिस्म को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया और ड्रॉप करने के बाद जब ये स्ट्राइक हुआ तो ये बॉडी रीबाउंड हुआ और उसने 10 मीटर हाइट गेन की। तो ये बताइए द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, 10%, 45%, 50% या 75%। करेक्ट ऑप्शन इज 50%। सो इस MCQs को सॉल्व करने के लिए हम ये क्विक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे।
के loss percentage which is equal to bracket 1 minus h2 divided by h1 multiplied by 100. So this shortcut work for rebound problems. ये फार्मूला सिर्फ उन MCQs में काम आएगा जिनमें हमें रीबाउंड का जिक्र किया गया हो। तो याद रखें यहाँ पे H2 ये H1 है, ये H2 है, तो H2 हमारे पास 10 आ गया, डिवाइड बाई 20 करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 50%। MCQ number 10 which is given that the area under the force displacement curve represent, तो ये वर्क डन के बराबर होंगे, एक्सीलरेशन के, इम्पल्स के या वेलोसिटी के। तो हमारे पास हमको ऑलरेडी पता है कि एरिया फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क के बराबर है। MCQ number 11 given that the area under acceleration time graph represent, यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देती है, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी या डिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन वेलोसिटी। MCQ number 12 which is given that the area under force time graph is equal to, तो ये इम्पल्स के बराबर है। ये फोर्स है, हमारे पास टाइम, ये जो एरिया है, एरिया बराबर है फोर्स इनटू टाइम, एंड FT हमारे पास इम्पल्स के बराबर है। MCQ number 13 which is given that a body of mass 5 kg initially at rest is moved by a force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. The work done by the force in 10 seconds is। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी जिसकी मास 5 kg थी, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर रेस्ट पोजीशन पे पड़ी थी। नाउ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया 10 सेकंड के लिए। तो ये बताइए कि कितना वर्क डन हुआ। 40 जूल। MCQ number 14 which is given that 1000 Newton force is required to lift a hook and 10,000 Newton force is required to lift a load slowly. Find power required to lift hook with load at a speed of 0.5 meter per second. So as we know that the power which is equal to force into velocity, तो यहाँ पे हम ये फोर्स, हुक प्लस लोड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसको वेलोसिटी यानी 0.5 मीटर पर सेकंड के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 5.5 किलोवाट इसकी पावर है। MCQ number 15 which is given that two balls of different masses rolls down from a frictionless plane, then which ball is moving faster? Bigger ball, smaller ball, both are moving with the same speed, या depend upon the path length. Both ball will be moving with the same speed. क्योंकि हमारे पास ये शॉर्ट फार्मूला है, तो इस फार्मूले को अगर हम देखें, सो द फाइनल स्पीड डिपेंड ओनली ऑन हाइट नॉट ऑन मास। MCQ number 16 which is given that at what angle maximum height and range of a projectile are equal। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सा एंगल है जिनमें हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है और उसका जो रेंज है ये दोनों बराबर आए, 76 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। 76 डिग्री। सो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट रिलेशन है, हाइट विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू रेंज टेंजेंट थीटा। पे रेंज की जगह हम हाइट पुट करेंगे।
तो ये हाइट इस हाइट के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 76 डिग्री। MCQ number 17, which is stated that the range of projectile will be 4 times the height of projectile at an angle of, तो ये 45 डिग्री है हमारे पास। सेम फार्मूला है, इस फार्मूले में अब हम रेंज विच इज इक्वल टू 4 टाइम द हाइट, यहाँ पे 4h पुट करेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 45 डिग्री। MCQ number 18, which is given that if time of flight of a projectile is 4 seconds, the maximum height reached by projectile is। क्वेश्चन में कहा गया है अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 4 सेकंड के लिए मौजूद है हवा में, तो ये बताइए कि इन 4 सेकंड में उसने मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया होगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर। तो 20 मीटर। सो फॉर दिस वी हैव द शॉर्ट फार्मूला। तो याद रखें अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दी गई हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल की इतनी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। MCQ number 19, which is given that a person holding 10 kg bag cover a displacement 5 meter in a horizontal direction, how much work is done by gravity। यहाँ पे ये बंदा है, ठीक है, उसके साथ ये बैग है और बंदा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जो कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये बताइए कि वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया। तो ये बताइए कि ये मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की तरफ है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच एंगल 90 है। जब हम वर्क डन के फार्मूला में पुट करेंगे एफ डी कॉज 90, तो हमारे पास 0 जूल वर्क आएगा। MCQ number 20, which is given that if velocity of satellite is less than the critical velocity then it will। अगर हमारे पास सैटेलाइट की वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, तो अब ये बताइए कि सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, यानी इट विल मूव इन एलिप्टिकल पाथ या फॉल टुवर्ड द अर्थ या मूव इन सर्कुलर पाथ या नन। याद रखिए अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी क्रिटिकल से कम हो तो इट विल फॉल टुवर्ड द अर्थ। थैंक यू।